गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ईवीएस का जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर स्पेशली इन ग्रेजुएशन। उस टॉपिक के अंदर हमारा जो सिलेबस का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हुआ था वो थे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जब हमने डिस्कस करना शुरू किया तो हमारे पास जो जैविक संसाधन हैं उन जैविक संसाधनों में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं या संसाधनों का प्रकार जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वन संसाधन। वन संसाधनों में हमने देखा कि वन संसाधनों का जो प्रयोग है उपयोग है वो दो प्रकार से हमारे सामने आया। पहला जो हमने डिस्कस किया था वो थे इसके और कमर्शियल यूज़ यानी कि वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग के बाद हमने जो डिस्कस करना शुरू किया है या शुरू करना है वो है हमारा इकोलॉजिकल यूजेस यानी कि पारिस्थितिक उपयोग वन क्षेत्र के क्या क्या हो सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते हैं। और पारिस्थितिक उपयोग देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ कि आप अमूमन अगर किसी एक जर्नल बुक में से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि वहाँ पर वनों के ना दो उपयोग आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर कमर्शियल और इकोलॉजिकल यूजेस लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष लाभ या डायरेक्ट जो उसके यूजेस हैं वो क्या होते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा कमर्शियलाइज में या कमर्शियल जो यूजेस, उसके अंदर हमने देखा कि वनों से हमें औषधि प्राप्त होती है, वनों से रेशे प्राप्त होते हैं, गंध, तेल इत्यादि, खाद्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, बांस इत्यादि, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये तो थे प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहे थे। एक होते हैं अप्रत्यक्ष जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमें उनका उपयोग मिलता है परंतु वो हमें सीधे रूप से नज़र नहीं आते। उन्हीं उपयोगों को हम पारिस्थितिक उपयोग कहते हैं, इकोलॉजिकल यूजेस कहते हैं। इकोलॉजी जो हमारे पारिस्थितिक यूजेस हैं, इकोलॉजिकल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये वनों के वो लाभ हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि वनों का होना ज़रूरी है, परंतु हम उनको डायरेक्टली होते हुए नहीं देख सकते। जैसे सबसे पहला जो यूज़ आपके यहाँ पर नज़र आने वाला है वो है वायु को रोकना, यानी कि अमूमन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो वनों की फ्रीक्वेंसी होती है ख़ास तौर पे हवा के साथ किस तरह से कंपैटिबल होती है। जब भी कभी किसी क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे या वन खड़े होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर तूफ़ान, आंधी तूफ़ान जो आते हैं, अमूमन उसके अंदर जो हवा की रफ्तार होती है वो हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी वीडियो नहीं कह सकता, बेसिकली ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंटेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ। देखिए बहुत इजी तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या होता है। यदि हम ये चीज़ नोट करें कि किसी एक दिशा से तूफान आ रहा है या आंधी की एक दिशा है, मान लीजिए पूर्व की दिशा से बहुत तीव्र गति से हमारी हवाएं चल रही हैं और रास्ते में यदि कोई पेड़ पौधों की एक बहुत बड़ी बंच हो यानी एक तरह से एक झुंड हो, वो खड़ा हो, तो क्या होता है, हवा उन पेड़ पौधों से टकराकर या तो अपना मार्ग बदल लेती है या फिर उसकी जो गति है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ से आपका ये वन क्षेत्र चारों तरफ से मकान को घेरे हुए है और ये जो विंड्स आप आते हुए नज़र आ रही है, इस विंड की एक्चुअल स्पीड यदि हम मान लें 35 किलोमीटर है या 35 मील प्रति घंटा है, और इस वनों के इन पेड़ों के झुंड की वजह से इस विंड की जो स्पीड है उसकी गति में कटआउट होता है, कमी आती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 35 मील प्रति घंटा है, 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कटौती हुई, जिसकी वजह से इस घर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर वनों और इन हवाओं की गति का जो प्रभाव था वो 15 मील प्रति घंटे का ही रह गया। तो अमूमन इसका एक जीता जागता दूसरा एग्जाम्पल हम जो डिस्कस करते हैं वो ये होता है, आप लोगों ने खेत देखे होंगे, खेतों के डोल के किनारे किनारे पॉपुलर, सफ़ेदा या एक तरह से दूसरे बहुत सारे एक तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। उन पेड़ों को लगाने के दो यूजेस होते हैं। पहला, एक तो उस क्षेत्र के अंदर जब भी कभी तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो खेत के अंदर खड़ी हुई फसल जो है उस हवाओं के प्रकोप से बच जाती है। डोल के सहारे खड़े हुए सफ़ेदे या पीपल, या फिर अब पीपल नहीं सॉरी पॉपुलर या सफ़ेदे के जो पेड़ होते हैं वो हवा की स्पीड को कम कर देते हैं और हमारी खड़ी हुई फसल जो है वो हवा के प्रभाव से धरती पर नहीं लगती, मतलब बिछती नहीं है, बच जाती है। दूसरा,
उन पेड़ पौधों को जब लगाया जाता है उन डोल के सहारे, तो क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये मिलता है कि समय के साथ वही पेड़ हमारे लिए एनवायरमेंटल यूसेज का काम करते हैं। मिट्टी को, उसकी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं, और बहुत कम मात्रा में मिट्टी का अपर्दन होता है। दूसरा तीसरा यूज़ उसका यह है कि समय के साथ जब वो सफ़ेदे या आपके पॉपुलर के पेड़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, एक तरह से आमदनी का काम भी करते हैं। फिर हम रिसाइकिल करते हैं, बाद में उन्हीं डोल के सहारे हम पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जो डोल होती है जिसके अंदर से आपके ट्यूबवेल का पानी बहता है, अमूमन वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा कटती नहीं है। साइडों में जो डोल के किनारे बनाए जाते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, और डोल के बीच में से जो पानी बहता है ना वो बहुत साफ, बिल्कुल क्रिस्टल बहता है। मतलब आपने अमूमन ये नोट किया होगा, हालांकि मिट्टी की डोल है, आपने उसको पक्का नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उसके साइडों में या उसके अंदर जो पेड़ खड़े होते हैं वो मिट्टी की जड़ों को, जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और मिट्टी का अपर्दन नहीं होता। मिट्टी का अपर्दन नहीं होता, हमारे खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहीं बनी रहती है। ये होते हैं पेड़ों के यूज़। इकोलॉजिकल, वायु को रोकना, वातावरण को रोकना, ये आपको अमूमन जो है वो समझने में काम आएगा कि किस प्रकार से यदि हम अपने घरों के चारों तरफ या फिर खेतों के चारों तरफ एक ऐसी पेड़ों की बेल्ट लगा दें जो हवा से आने वाले, तीव्र गति से हवा से आने वाले नुकसान को रोक सके। ये है हमारा इकोलॉजी। देखिए, ये आपको पता नहीं लग रहा है, बट इंसानों को पता है, आप या हमें इस चीज़ की समझ है कि अगर हम यहाँ पर पेड़ों को प्लॉट कर देंगे, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाएंगे, तो उस प्रभाव से हमारे खेतों की फसल बचेगी, हमारे घरों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और उसका कमर्शियल या फिर उसका दूसरा बेनिफिट भी हमें मिलता है। खेतों में हमने काफ़ी बार ये सब चीज़ें नोट करते हैं। और अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा है इसका भूमि कटाव को रोकना। इस टॉपिक को भी मैं जस्ट अभी आपके साथ थोड़ा सा भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग इसे समझ सकते हैं। क्या होता है, पेड़ पौधे जो काफ़ी मजबूत, शक्तिशाली पेड़, काफ़ी बड़े या काफ़ी पुराने पेड़ होते हैं, जितना पेड़ बड़ा होता है उतने ही उसकी जड़ें जो हैं वो भूमि के अंदर फैली हुई होती हैं। और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो क्या काम करती हैं, उस मिट्टी को जकड़े रहने का काम करती हैं। जब मिट्टी वहाँ पर जकड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है, और कभी भी तेज़ हवाएं, तेज़ वर्षा या कोई दूसरा ऐसा कारक जो मिट्टी को उड़ा कर ले जा सके, उसके प्रभाव में काफ़ी कमी देखी जाती है। बरसातों में हम अमूमन खेतों में बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। खेतों के अंदर जब बरसात तीव्र गति से पड़ती है तो हमें ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा नुकसान महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे खेतों में फसलें खड़ी होती हैं, हमारे खेतों के चारों तरफ डोरों पर पेड़ लगे होते हैं, उनके अंदर बाग बगीचे लगे होते हैं। तो अगर तेज़ हवाएं भी चलती हैं ना, तो हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए हम महसूस नहीं करते। खेतों के अंदर से बहुत कम मिट्टी आपको उड़ती हुई मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर पैदा होने वाली फसलें, जड़ें क्या करती हैं, उन्हें बांध के रखती हैं। अब इसके अगेंस्ट हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जब हमारे खेतों में फसलें कट चुकी होती है। अप्रैल मई का मंथ जो है अमूमन आंधियों के लिए काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन आंधियाँ और प्रचंड हो जाती हैं। उसके कई कारण हैं। पहला, हम खेतों में से फसलों को काट चुके होते हैं, और फसलों के कट जाने से खेतों की जो मिट्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। क्यों? उनकी ग्रिप खत्म हो चुकी होती है, और हल्की सी भी अगर आंधी आती है तो वो धूल भरी आंधियों में परिवर्तित हो जाती है। हल्की सी हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मिट्टी को बहाकर उड़ाकर ले जाती हैं। इसके विपरीत हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाते हैं, तो राजस्थान या रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है जहाँ पर रेत की अधिकता होती है, वहाँ से यदि कोई हवाएं भारत या दूसरे क्षेत्रों की तरफ प्रवेश करें, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान जैसे क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ से कई बार थार मरुस्थल से हवाएं मिट्टी को, रेत को उड़ाकर भारत में ले आती हैं। ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान से हवाएं, तेज़ जो हवाएं हैं वो रेत को उड़ाकर पंजाब और हरियाणा के हमारे जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर ले आती हैं। यदि हम इस प्रकार से रेतों का प्रसार रोकना चाहें, रेतों के प्रसार को रोकना, जब रेत आगे प्रसरित होती है, रेत आगे बढ़ती है, इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन भी एक तरह से आपका इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, भूमि कटाव से, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट में है, लेकिन मतलब सेम है। आप इन्हें समझना चाहें, भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि वो पेड़ों की जड़ें, पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखें, पकड़ कर रखें, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ना जाने दें। ऐसे ही
डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र के किनारों पर क्या कहते हैं, पेड़ों के झुंड लगा दिए जाते हैं, पेड़ों के गुच्छे लगा दिए जाते हैं। और जब बहुत अच्छे सशक्त मात्रा में वो पेड़ पौधे उग जाते हैं, तब आगे बढ़ने वाला जो रेत है उन पेड़ों से टकराकर वहीं रुक जाता है। अगर ऐसा ना हो तो हरियाणा का, जैसे हम देखते हैं अमूमन सिरसा, हिसार, भिवानी, ये जो ज़िले हैं इसमें रेत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कारण क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र के आसपास जो है वो पेड़ पौधों की मात्रा कम है। इस वजह से राजस्थान का जो विस्तार है वो हरियाणा के इन जिलों में देखने को मिलता है। यदि अमूमन इनके चारों तरफ हम इन जिलों के बाउंड्री पर, राजस्थान हरियाणा की बाउंड्री पर अगर हम पेड़ पौधों की प्लांटेशन कर दें तो शायद मरुस्थलीकरण का प्रभाव इस दर से ना हो पाए। जर्नल आपको समझ में आया भूमि कटाव क्या होता है। और इससे एक शब्द इसमें और जुड़ा हुआ है वो है इरोजन। तो मैं आप लोगों के साथ इस वर्ड को भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ। इरोजन यानी कि कटाव। इरोजन को हिंदी में अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन क्या होता है, देखिए मिट्टी की एक जो परत, एक कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर की जो मोटी परत हम धरती पर बिछी हुई देखते हैं, इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है और इसके बनने में बहुत सारे दूसरे फोर्सेस काम करते हैं। इन फोर्सेस में हमारे अपक्षय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपक्षय भी क्या होता है, ज्योग्राफिकल स्टूडेंट्स को पता है। चट्टाने यानी जो हमारे रॉक्स होती हैं, चट्टाने जो होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश में दिन में तप जाती हैं और रात को जब तापमान कम होता है सिकुड़ जाती हैं। सो फैलना और सिकुड़ना चट्टानों के गुणों में एक शामिल रहता है, जिसकी वजह से अमूमन क्या होता है, वो टूट जाती हैं। और चट्टानों का टूट जाना और मिट्टी में परिवर्तित हो जाना, ये मतलब चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। इसका एक दूसरी प्रोफाइल है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो मिट्टी बन गई या जो चट्टानी टुकड़े आप लोगों को छोटे छोटे देखने को मिले, कई बार वो तेज़ हवाओं के साथ, बहते हुई नदी के साथ, बहते हुए ग्लेशियर, बर्फ़ की नदी के साथ, या फिर समुद्र की तरंगों के साथ, या फिर भूमिगत जैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसके साथ एक स्थान से कटकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर वो जाकर जमा हो जाते हैं। तो एक जगह से मिट्टी का कट जाना और दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाना, मिट्टी का कटना कहलाता है इरोजन और मिट्टी का जमा होना कहलाता है डेपोजिशन यानी कि निक्षेपण। सो इरोजन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। और अगर इरोजन ज़्यादा होगा, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, बच्चों सिंपल से जोड़ के देखते हैं। पहला है वन, हमने वन काट दिए, वनों की जड़ें कट गई, वनों की जड़ें कट गई तो ऊपर जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो कम शक्तिशाली हो गई, असंगठित हो गई। फिर हवाएं आएंगी, तेज वर्षा का जल आएगा तो उसे बहाकर ले जाएगा, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम, अच्छी मिट्टी तो बहकर चली गई और बंजर भूमि रह गई। अगर बंजर भूमि होगी तो हार्वेस्टिंग नहीं होगी, यानी कृषि नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी। सो दिस इज रिलेटेड विद ईच अदर, आप इन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। सो सोयल यानी भूमि कटाव को रोकना, और रोकना कब कौन रोकता है, वन रोकते हैं। फिर आता है भूमि सुधार। देखिए भूमि सुधार में आप भूमि सुधार नहीं, इसे सोयल समझिए, यानी कि जो आपकी मिट्टी है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव करते हैं। बच्चों आप लोगों ने शब्द एक सुना होगा, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं उसे, ह्यूमस। ह्यूमस जो वर्ड है बेसिकली वो बना हुआ है ह्यूमस से। ये बेसिकली किस काम में आता है हमारे, देखिए क्या होता है जंगलों में या फिर हमारे जो बाग बगीचे होते हैं उसमें मौसम के अनुसार पत्ते जो हैं वो झड़ते रहते हैं, और पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो अपने आप में एक खाद होती है। उन पत्तों के गिरने से जब वो पत्ते मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं तो इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। यानी कि जो ह्यूमस है वो क्या करता है, पेड़ पत्तों से निर्मित होता है, कंदमूल से निर्मित होता है, मिट्टी में जब वो जाकर मिल जाते हैं तो उनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि उन पत्तों के अंदर नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और आपके दूसरे जो गैसेस हैं वो काफ़ी मात्रा में उन पत्तों में ऑलरेडी स्थापित होती हैं, मिली हुई रहती हैं, और मिट्टी में वो जाकर उनकी उपजाऊ शक्ति को और बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब आते हैं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। देखिए बच्चों यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वन जो क्षेत्र हैं, वन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे हर प्रकार के चक्र में सहयोग करते हैं। सबसे पहले जल चक्र के अंदर वनों का बहुत उपयोग है। जल चक्र क्या होता है, देखिए हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% के आसपास जो एरिया कवर्ड है वो हमारे जल के द्वारा है। सूर्य हमारी पृथ्वी का एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। जब सूर्य तीव्र गति से या सीधा चमक रहा होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पृथ्वी पर पहुंचती है,
और उस गर्मी की वजह से सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और झरनों के पानी में वाष्पीकरण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? जल का मतलब जल का गैस में परिवर्तन हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण हो गया, तो वाष्पीकरण जब गैस के रूप में जल जाएगा तो वो वायुमंडल में चला जाता है, धरती से वायुमंडल में। एक मार्ग। दूसरा मार्ग है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी काफ़ी हद तक मात्रा में मदद करते हैं किसकी? जल के वायुमंडल में जाने से। पेड़ पौधों की जड़ें भूमि में काफ़ी नीचे तक पहुंची होती हैं और भूमि के अंदर जल के स्रोत ऑलरेडी विद्यमान है, तो क्या करते हैं? उस जल को भाप में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेजते हैं। जल दो मार्ग से वायुमंडल में जाता है। जब गर्मी की वजह से जल भाप बन के वायुमंडल में जाए या गैस के रूप में वायुमंडल में जाए, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जब पेड़ पौधों की मदद से भूमि का जल वायुमंडल में जाए, इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब दोनों ही प्रकार से जल जब वायुमंडल में जाता है, यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जब जल वायुमंडल में पहुंचता है, तो वहां पर संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। संघनन होता है पुनः गैस का द्रव या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाना। संघनन जब होता है तब बादल बनते हैं, और बादलों में जब निरंतर प्रोसेस ये वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का चलता रहता है, तो एक समय आता है कि वो बादल उस जल वाष्प को, उस जल को संभालने में असक्षम होते हैं। फिर अगली प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। जल चक्र बड़ा कॉमन है, आप लोग किसी भी नेट सर्कल पे देख सकते हैं, जिसे आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जल चक्र या वाटर साइकिल। मैं अभी बेसिकली सर्च नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फ्लाइट मोड ऑन रहता है बेसिकली जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। तो जल चक्र बेसिकली है। दूसरा है ऑक्सीजन चक्र। बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऑक्सीजन क्या है? पेड़ पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और ये जो दोनों गैसों का लेना और देना चलता रहता है, इसकी वजह से वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों की गैसों की मात्रा जो है बनी रहती है। अगर हम वनों का नाश कर दें, वनों को काट दें, तो क्या होगा? जल चक्र प्रभावित होगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल वायुमंडल में जा रहा था वो नहीं जाएगा, संघनन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। हम कहते हैं ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वर्षा होती है। वर्षा इस प्रकार से होती है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि जल दे दो, जल दे दो, ऐसा नहीं होता। जल हमारा जो वर्षा है, वर्षा का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर पेड़ पौधों का ये रोल होता है, वाष्पोत्सर्जन। अगर पेड़ पौधे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो संघनन जल्दी होगा, और अगर संघनन होगा तो वर्षण जल्दी होगा, यानी वर्षा जल्दी होगी। परंतु यदि पेड़ पौधे नहीं हो तो वाष्पोत्सर्जन में कमी, संघनन में देरी और वर्षा की मात्रा में कमी। उसी प्रकार से यदि पेड़ पौधे ना हो तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो चक्र है वो प्रभावित हो। हाँ जी, नाइट्रोजन मेरे मुंह से निकला है, तो नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं हमारे वनों का एक ऐसा हिस्सा है जो वायुमंडल के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। क्या होता है? जो हमारे प्रोटीन वाले पौधे होते हैं, जैसे दालें, दालों के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका हम बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोटीन बनता कैसे है बच्चों? उन जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में खास किस्म की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को खींचकर उसे नाइट्रेट में बदल देती हैं, और नाइट्रेट का ही बदला हुआ रूप जो है वो प्रोटीन होता है। यानी वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन गैस है उसका भी उपयोग है कहाँ पर? पेड़ पौधों के द्वारा। कुछ एक पेड़ पौधे, खास तौर पे दाल प्रदान करने वाले पेड़ पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं, और जब वो नाइट्रेट में बदली जाती हैं तो फिर वो हमें प्रोटीन के रूप में प्राप्त होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका वाटर, और फिर आपका ऑक्सीजन, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन, ये वो चक्र हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जनरल सा टॉपिक है, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, पर हाँ, अगर आप इनकी कंसेप्चुअल वीकनेस को दूर कर लेंगे तो आपको ये बड़े लंबे टाइम तक पे करेगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संतुलन रख रखाव हो गया, भूमि सुधार हो गए, ह्यूमस की मात्रा के रूप में, भूमि कटाव, सोइल इरोजन को इन्होंने रोक लिया। अब आते हैं प्रदूषकों का नियंत्रक। ये बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिनको कंज्यूम कर लेते हैं, और कंजम्पशन की वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत सारे पोल्यूशन को रोकने में मदद करते हैं।
सबसे पहले अगर पेड़ पौधे होंगे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। क्यों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, वायु प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं कम होता है। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं। सॉइल जो है हमारी भूमि अपरदन को भी, सॉइल इरोजन को भी कम करते हैं, प्रदूषकों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं शेल्टर्स, ये आवास का भी काम करते हैं। और किसका आवास है ये? सबसे पहले ये आवास हैं उन जनजातियों का जो कि जंगलों में रहती हैं, जैसे कि गोंड, संथाल, भील, मुंडा। ठीक है। और विश्व में काफ़ी सारी जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं। अगर जंगलों को काट दिया जाए तो उन जनजातियों का जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाएगा। ये जनजातियां क्या हैं? हम मानव की तरह एक अविकसित लोग हैं। अविकसित इसलिए हैं क्योंकि ये आज तक प्रकृति से प्यार करते हैं, इको फ्रेंडली हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि ये लोग हमारी तरह तेज़ गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, हमारी तरह जो हम फास्ट फूड्स खाते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, पक्के मकानों में नहीं रहते, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करते, शिक्षा से अभी तक अनभिज्ञ हैं। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें इन्हें मिली हैं वो उन्हीं का ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो भी प्राथमिक प्रकार की हैं। संग्रहण करते हैं, यानी कि जंगलों में घूमते हैं, जो मिल गया सो उसको उठाकर खा लिया। ठीक है। संग्रहण के बाद आखेट शिकार अब भी इनका मुख्य व्यवसाय है। शिकार के अलावा ये बहुत कम मात्रा में कृषि करते हैं, और अगर कृषि करते भी हैं तो किस प्रकार की कृषि करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो आज भी जब ये प्रकृति से प्रभावित हैं तो भी हम ये मानते हैं कि यदि हम जंगलों को काट देंगे तो उस जनजातियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। दूसरा, ये आवास हैं किन के लिए? जंगली जानवरों के लिए, पशुओं के लिए। ठीक है। तो हम अमूमन देखते हैं कि कई बार किसी रिहायशी क्षेत्र में कभी शेर आ जाता है, कभी तेंदुआ आ जाता है, या कभी कोई दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं, या हम अमूमन देखते हैं कि घरों के अंदर सांप वगैरह जो हैं कॉमन हैं बहुत गाँव में, या फिर जंगली क्षेत्रों के नज़दीक कच्चे मकान जहाँ पर होते हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हमने एक्चुअली में उनका हैबिटेट यानी उनका जो आवास है वो नष्ट कर दिया है। उनके आवास में जो कमी कर दी है हमने, इसलिए वो हमारे आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। प्राचीन समय में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती थी क्योंकि वो अपने जंगली क्षेत्रों में रहना काफ़ी पसंद करते थे। अब मनुष्य ने जब जनसंख्या इतनी बढ़ा ली तो उनके लिए तीन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जंगलों को काटना, जंगलों के अंदर विस्थापित होना, एग्रीकल्चर लैंड को लेना या वहाँ पर घर बनाना कॉमन सा हो गया है। इसलिए ही हमारे लिए ये मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि हमने जंगली जानवरों, जीव जंतुओं के आवास को नष्ट कर दिया है। सो दिस इज़ अबाउट द शेल्टर एंड वीवन मॉल। देखिए जल चक्र फिर आ गया है यहाँ पर, और जल चक्र के लिए मैंने आपको फिर एक चीज़ बताई है, बड़ा कॉमन सा है कि वनों के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर एक गुण होता है कि वो भूमि के नीचे के जल को गैस में बदलकर वायुमंडल में भेजते हैं। दिस इज कॉल्ड वाष्पो उत्सर्जन, इवेपोट्रांसपोरेशन बोलते हैं इसे। और बेसिकली, और जब हमारे जल को डायरेक्टली सूर्य से एनर्जी मिलती है और वो भाप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। दो संकल्पनाएं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। तीसरी संकल्पना संघनन, जिसमें बादलों का निर्माण होता है, या ये कहूँ कि गैस फिर पुनः द्रव में बदल जाती है या ठोस में बदल जाती है। फिर उसके बाद आती है वर्षण। वर्षण क्या होती है? कई बार वर्षा जल के रूप में होती है, कई बार ओलों के रूप में होती है। तो जो वर्षा सिर्फ जल के रूप में हो, वर्षण जल के रूप में हो तो वर्षा कहलाती है, और यदि जल के साथ ठोस हो, ओले पड़ जाएं, बर्फ पड़ जाए तो उसे वर्षण बोला जाता है, प्रेसिपिटेशंस बोला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट या इकोलॉजिकल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। सो वाई हम क्यों बार बार जंगलों को काटते हैं। और अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। वनों की कमी या वनस्पति की कमी के कारण जब मरुस्थल आगे की तरफ बढ़ता है और ऐसे क्षेत्रों को अपने अंदर समा लेता है जहां पर पहले रेत या रेगिस्तान नहीं था, दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। एक नया संकल्पना है, दिस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, अवनीकरण। अवनीकरण यानी वनों को काट देना। हम वनों को काट रहे हैं क्यों? पहला तो कमर्शियल यूज, हमने डिस्कस किया था। कमर्शियल यूजेस के चलते वनों का सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो हास किया जा रहा है, वनों को सबसे ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। ये अमूमन एक फैक्ट है कि FAO यानी कि फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सेंटर रोम में है, वो अमूमन ये चीज़ कहती है कि इस अनुसार हम देखें तो प्रति वर्ष लगभग
18 मिलियन एकड़ या 7.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पे जो वन है वो काट दिए जाते हैं। और क्यों काट दिए जाते हैं उसका हम दूसरे कारण हैं। सबसे पहले हैं झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस इज ऑल अबाउट के व्हाट इज एग्रीकल्चर और व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कृषि और रूपांतरित या स्थानांतरित या झूम खेती में क्या फ़र्क है। देखिए, झूम खेती के कई नाम हैं। रूपांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, रोका, मिल्पा, झूम, बहुत सारे, ठीक है। इनका मतलब क्या है। झूम खेती किसे कहते हैं कि झूमते हुए खेती करना। स्थानांतरित कृषि कहते हैं कि स्थान को बदल बदल कर कृषि करना। ये हम और आप जैसे आधुनिक किसान नहीं करते। इस प्रकार की कृषि को करने की जो एक तरह से नेचर है या कल्चर है, ये पाया जाता है उन्हीं जनजातियों में जिसके बारे में मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि वो लोग, वो जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं, ठीक है, जंगलों में रहती हैं और प्राकृतिक रूप से अपना गुजर बसर करती हैं। उन लोगों के द्वारा जब कृषि को किया जाना सीखा होगा, यानी जब उन्होंने कृषि करनी सीखी होगी, तब उनके पास आज के जितने आधुनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। ट्रैक्टर नहीं था, हार्वेस्टर नहीं थे, और बहुत सारे जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो नहीं थे। उनके पास क्या था, पेड़ पौधों से भरे हुए वन थे। उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर ये पेड़ पौधे उग सकते हैं तो यहाँ पर खाद्य फसलें भी उग सकती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन जंगलों को काट दिया, जंगलों को काटा और वहाँ पर अपनी आवश्यकता के पौधे फसलें उगाई और अपना भरण पोषण कर लिया। जब लगातार वो उस क्षेत्र के अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे और एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र की स्वयं उपजाऊ शक्ति कम हो गई, क्योंकि उपजाऊ शक्ति किसी भी खेत की तब बनी रहती है जब हम रोटेशंस करते हैं क्रॉप्स का, फसल का जब चक्र बनाते हैं तभी उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। परंतु उन्हें तो पता नहीं था ये, या अब भी उन्हें नहीं पता। वो लोग क्या करते हैं, मान लो गेहूं उगाना उन्होंने सीख लिया तो वो लगातार गेहूं ही उगाते चले जाते हैं। और ये अच्छे से हम जानते हैं कि अगर मिट्टी से एक ही प्रकार की फसल हम निरंतर प्राप्त करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है जब उस मिट्टी के अंदर, उस भूमि के अंदर एक खास किस्म के उर्वरकों की कमी हो जाती है। तो मान लो बार बार गेहूं उगाते रहे तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जैसे तत्वों की मान लीजिए कमी हो गई। अगर इन तत्वों की कमी हो गई तो गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, अब उन्हें थोड़ी पता है कि आप एनपीके या यूरिया उसमें डाल दीजिए और वो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। उन्हें तो इतना पता है कि अब इस भूमि के अंदर शक्ति नहीं है कि वो हमें भोजन दे। तो क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ते हैं और फिर अगली भूमि की तरफ चले जाते हैं, यानी दूसरे जंगल की तरफ। उस जंगल को वो एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, नए जंगलों में जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, जला देते हैं, फिर कृषि करना शुरू करते हैं। इस प्रकार से जब ये घूमते घूमते वापस उसी भूमि पर आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने पहले शुरू किया था, तब तक भूमि अपने आप को रिसाइकल कर चुकी होती है। सोयल अपने जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली रिसाइकल कर चुकी होती है। फिर जब वो बोते हैं तब उन्हें वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। इसी को विकास कहते हैं। परंतु कृषि का इस बदलता हुआ रूप, कृषि का इस बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कृषि का एक जंगल को काट कर जलाकर वहाँ पर खेती करना, फसलें उगाना, झूम खेती कहलाती है। ये अवनीकरण का सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। अब आते हैं जल विद्युत परियोजना, यानी कि सेकंड टॉपिक। बच्चों, जल विद्युत परियोजना मतलब जल, मैंने आपको बताया था वैली कॉरपोरेशन, घाटी परियोजनाएं। भारत के अंदर जो सबसे पहली घाटी परियोजना शुरू की गई थी वो थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद बहुत सारी वैली कॉरपोरेशन शुरू की गई। वैली कॉरपोरेशन क्या होता है, जहाँ पर नदी के अंदर जल अपार होता है, क्षमता अपार होती है, वहाँ पर बांध बना दिया जाता है और बांध बनाकर उसके पीछे एक जलाशय बनाया जाता है, यानी कि झील बनाई जाती है। भाखड़ा नंगल डैम आपने देखा होगा, वहाँ पर उसके पीछे जो झील है बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर साफ है। तो इस प्रकार झीलें बनाई जाती हैं और नदी के पानी को डैम के पीछे उन झीलों में इकट्ठा कर लिया जाता है। झीलों में पानी इकट्ठा हो गया, वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज हो गया, तो जल को ऊंचाई से फिर टरबाइनों पर गिराया जाता है। टरबाइन चलती हैं, टरबाइनों से जनरेटर चलते हैं, जनरेटर से बिजली पैदा होती है। और बिजली हमारे फिर, क्योंकि बिजली का क्या है, आप स्टोर नहीं कर सकते,
मान लीजिए आज मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को लगे यार कुछ नहीं, आज चल बिजली इकट्ठा करते हैं, और मैंने डिब्बा लिया और बिजली को भरना शुरू कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है ना। बिजली क्या है, डायरेक्ट कंजम्पशन होती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, वो डायरेक्ट प्रोड्यूस होकर आती है। जहाँ पर वो बिजली बन रही होती है वहाँ से जो हमारे पावर हाउसेज होते हैं वहाँ पर आती है। ट्रांसफार्मर्स की वजह से वो हमारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्प्रेड कर दी जाती है, यूनिट और आपके कंजम्पशंस के हिसाब से। तो अब ये तो हुआ बिजली कैसे बनी। बिजली बन तो गई, लेकिन बिजली बनने के लिए अवनीकरण कैसे हुआ। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जिन क्षेत्रों में नदियों का प्रभाव काफ़ी अधिक होता है, जल बहुत अधिक होता है, उन क्षेत्रों में बांध बनाए जाते हैं। अब नदी के ऊपर बांध बनाना ऐसा तो नहीं है कि कोई चल लकड़ियों का बांध के खड़ा कर दिया और वो काम करेगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जिसके लिए उन क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे वन लगे होते हैं उन्हें काट देते हैं, पहला। दूसरा, उसके बैक साइड में जो सरोवर बनाने की ज़रूरत होती है, जो झील की रिक्वायरमेंट होती है, उन झीलों के अंदर भी हम अमूमन देखते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे वन क्षेत्र लगे होते हैं वहाँ पे हम उन्हें काटना पड़ता है, क्योंकि नदियों के ऊपर बांध आपके करनाल शहर में या आपके पानीपत शहर में नहीं बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे नदी का प्राकृतिक रूप है, और नदी का प्राकृतिक रूप जहाँ पर होगा उसके चारों तरफ वन क्षेत्र का पाया जाना नॉर्मल सी बात है। सो आप लोग ये समझें। तो जल विद्युत परियोजनाओं में भी बांध, जलाशय, जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्रों फिर जो हमारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी जलमग्न हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, विल डिस्कस ऑल अबाउट, और इसको ज़्यादा बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अगले आते हैं पर्वतीय व वन क्षेत्र में वनीय सड़कें। देखिए, ट्रांसपोर्ट तो ज़रूरी है। आज भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्वी भाग, जिसके अंदर 7 सिस्टर्स प्लस एक सिक्किम, एक छोटा सा जो स्टेट है वो है, हमारे टोटल 8 स्टेट्स हैं ऐसे क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम। तो ये 7 + 1 8 जो स्टेट है ना, वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में विस्थापित है, यानी कि वहाँ पर वन क्षेत्र बहुत हैं, और वहाँ पे जनजातियाँ काफ़ी हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं। उन लोगों को बाहर से कोई खास मतलब नहीं है। मेन कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पर यातायात ही डेवलप नहीं हो पाया, सड़कें ही नहीं है। अभी भी अगर आप बाय ट्रेन या जाना चाहें तो मैक्सिमम असम तक ही आप ट्रैवल कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसका कारण है क्योंकि एक तो लोगों ने, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने बाहर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसके चलते सड़कों की कमी है। परंतु अगर हमें सड़कें बनानी है, हमें उनका डेवलपमेंट करना है, तो उन डेवलपमेंट के सहारे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से एनवायरनमेंट से लेनी पड़ेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए बनिहाल सुरंग या जवाहर सुरंग हमारी बनाई गई हैं। इन सुरंगों को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। मान लीजिए पहाड़ों को काटना आवश्यक है क्योंकि सड़क बनानी है, सुरंग बनानी है, यातायात विकसित करना है, परंतु इसका जो इकोलॉजिकल इफेक्ट देखें वो कितना बुरा है। जिन पहाड़ों, जिन पर्वतों की जड़ें इतनी मजबूत है, जिनके अंदर हमारे नदियों का स्रोत है, जिनके अंदर हमारे ग्लेशियर्स हैं, जिनके अंदर हमारे वन हैं, जिनके अंदर हमारे खनिज संसाधन भरपूर है, यदि हम उनकी जड़ों को खोखला कर दें तो एक समय के बाद वो पेड़, पहाड़ जो हैं वो लैंडस्लाइड, भूस्खलन के रूप में गिर जाएंगे। अमूमन हम देखते हैं वर्षा की ऋतु में अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाना चाहें तो रोक दिए जाते हैं, नहीं अभी रेन सीजन है, अभी आप पहाड़ी क्षेत्रों में मत जाएं, लैंडस्लाइड होती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते रहते हैं। कैसे लुढ़कते हैं? क्योंकि हमने पेड़ों को काट दिया, हमने पहाड़ों की जड़ों को खोखला कर दिया, जिसके चलते लैंडस्लाइड, डेब्रिस स्लोप, आपका मड फ्लो, ये कॉमन हो जाता है। आप यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस अमूमन देखते रहे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक कि क्यों वनों को काटा जा रहा है। अति चराई, ओवरग्रेजिंग। देखिए, मैंने आपको बताया कि अब भी बहुत सारी जनजातियां या लोग ऐसे हैं जो पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन है। पशुपालन, अब खेत तो इतने अगर होते तो पशु इतना क्यों पालते, 2-2, 4-4, 5-5 रखते, अपने घर में ही उनकी सारी चीज़ें रहती। लेकिन जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास खलियान नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास घास अपनी नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को ऐसे खुले एरियाज़ में ले जाते हैं जहाँ पर अमूमन क्या देखने को मिलता है, हमें किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता। अब जब वहाँ पर जाएंगे, वो पशु पक्षी क्या करते हैं, उनको खुला घास मिलता है तो वो आराम से मौज मस्त मलंग की तरह उन जंगलों में घूमते हैं, खुरों से मिट्टी को उड़ाते हैं, घास को फाड़ देते हैं, जितनी खानी है वो भी, एक बड़े से बड़े पेड़ को भी तोड़ देते हैं कई बार। ओवरग्रेजिंग, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब आप घास का या फिर वनस्पति का, पत्तों का, छोटे छोटे पौधों का नाश करते हैं, वही अवनीकरण का मुख्य दूसरा कारण बनता है।
तो ये था बेसिकली आपका जो इन टॉपिक्स में, एक दो टॉपिक्स इसमें और हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। माइनिंग, माइनिंग यानी कि खनन क्या होता है बच्चों? देखो, खनन आप समझें, माइनिंग प्रोसेस को यदि आप समझें तो प्राकृतिक वस्तुओं को भूमि के यानी प्रकृति की गोद, धरती के अंदर से अगर हमें बाहर निकालना हो तो उन संसाधनों, उन वस्तुओं तक जो पहुंचने के लिए मार्ग बनाए जाते हैं, खड्डे खोदे जाते हैं, या एक तरह से एक पाथ सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम खनन कहते हैं। जंगलों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मान लीजिए आपको देखते हैं कि कोयला मिल रहा है। कोयले के लिए, अब कोयला पृथ्वी के, हम मिट्टी सरकाएं, मान लो झाड़ू से हमने मिट्टी थोड़ी साइड में कर दी और कोयले के भंडार मिल गए, वाह, कोयले के भंडार मिल गए, तो उनमें पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि जितने भी हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जो उपयोगी हैं हमारे लिए, वो पृथ्वी की काफ़ी गहराई में मिलती है। ठीक है, उन गहराई वाले क्षेत्रों को यदि हम देखें तो उन गहराई वाले क्षेत्रों से हमें वो वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। अब जितने भी अच्छे अच्छे, जितने भी आप ये संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं, लौह अयस्क, कोयला, इसके अलावा हीरा, जस्ता, तांबा, एट्सेट्रा, सो मैनी, तो इन सारों को आप ये घरों के नीचे हुए नहीं पाएंगे। मतलब आप कभी अपने घर को खोदने बैठ जाओ, यार इसके नीचे कहीं ना कहीं मुझे सोना मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं हमें यहाँ पेट्रोल मिल जाए, या कहीं ना कहीं हमें से कोयला मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि जहाँ पर हमारा रेजिडेंस है बेसिकली वहाँ पे इस लेवल के रिसोर्सेज नहीं होते। ये ज़्यादातर नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, ठीक है, वनों के नीचे होते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में सोना हमेशा मंदिरों के नीचे दब जाता था, या कोई एक ऐसा काम कर देता था, अपने चोरी किया हुआ पैसा कहीं दबा देता था, उसके ऊपर पुलिस स्टेशन बन जाता था। नहीं, तो ये नेचुरल जो प्रकृति है, उन्होंने पुलिस स्टेशन बना रखे हैं वनों को। वहाँ पे जंगली जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इत्यादि बहुत सारे, और उनके नीचे जो दबे हुए रिसोर्सेज हैं ना, उनको संभाल के रखने के लिए वो पुलिस स्टेशन है। तो इंसानों ने क्या करा, पहले उन पुलिस स्टेशन को ही वहाँ से उखाड़ दिया, यानी कि वनों को ही वहाँ से काट दिया, और पृथ्वी के अंदरी क्षेत्रों में सुरंगें खोदकर उन संसाधनों को प्राप्त कर लिया। दिस प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। अब माइनिंग भी वनीकरण का मुख्य कारण है, हमने डिस्कस किया। ईंधन, लकड़ी की आवश्यकता, कमर्शियल यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वनों को जलाना, स्लैश एंड बर्न, और कई बार हम क्या करते हैं, मानव की अपनी आधारभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें और अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है, खेती करने के लिए और अधिक निवास स्थान के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो हम जंगलों को काटते हैं, जंगलों को जला देते हैं। फिर आते हैं विनाशकारी कीट। अमूमन कई बार टिड्डियाँ का अटैक होता है, वो हमारी फसलों को खा जाती हैं। ये तो हमें कभी कभार नज़र आती हैं, परंतु जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पर तो इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये कहीं ना कहीं वनस्पति को खाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर स्प्रे करने वाला कोई नहीं है। नेचुरल स्प्रे है, नेचुरल हैबिटेट्स हैं और नेचुरल कंज्यूमर हैं उनके। सो ये साइकिल बेसिकली उनका बना रहता है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल यूजेजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ रीजंस बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। अवनीकरण के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं, वी हैव ऑल डिस्कस अबाउट इट. So I think this is more about today, and this is all about this lecture also. So we will meet again. Till then, prepare the notes, read this topic, watch these videos. बच्चों, ये मैं कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ. फर्स्टली देखिए, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को मैं कंप्रेस करके, यानी कि ये 2 GB की वीडियो लगभग बनती है मेरे फ़ोन के अंदर, अगर 30-35 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं बनाता हूँ तो अराउंड 2 GB कॉमन है, क्योंकि इतनी क्वालिटीज़ फ़ोन्स की ऐसी आती हैं आजकल. अब अगर मैं इनको कंप्रेस करके आप तक भेजने की कोशिश करूं तो भी मैं मैक्सिमम 100 MB तक आपके पास भेज सकता हूं, डिलीवर कर सकता हूं. वन थिंग, फर्स्ट टाइम बच्चे जब 100 MB की वीडियोस डाउनलोड करने का मैं सोचते हैं, जब डाउनलोडिंग पर लगाते हैं 100 MB 100 MB नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं. इसीलिए दूसरा एक चीज़, मैंने अब सपोज़ आपके पास वो भेज दी और आपने फ़ोन चेंज कर लिया, तो योर जितना पुराना डेटा है, पहली बात तो डाउनलोड नहीं करोगे, डाउनलोड करोगे तो वो फ़ोन चेंजेस के साथ स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है. फिर आपको जो अगर फ्यूचर टाइम पे ये चाहिए तो नहीं मिलेगा. मैंने इसलिए अपने इस चैनल के अंदर, मान लो कभी मुझे दोबारा लेक्चर क्लास के अंदर ही देना पड़ा, सो मैं ये ईजी तरीके से आप लोगों के सामने प्ले कर सकता हूँ. दिस इज़ ओनली द वे कि मैं अपना जो लेक्चर्स हैं मैं वो आप लोगों के पास रिकॉर्ड रखूँ, सेव रखूँ और आप लोगों को वहाँ पे जोड़ लूँ, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे जाके देख सकें. मैंने कभी बेसिकली इन सब चीज़ों को नहीं समझा. मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ फॉर योर बेटर एंड बेस्ट तरह से कम्युनिकेशन के लिए है. आई होप कि आप सभी से फॉलोअप करें, देखा करें इस वीडियोस को,
और अदर्स कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।